ब्रीफिंग का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे पास जो पैनल इस वक्त मौजूद है उसका बाकायदा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मिस्टर जिया जकरिया, चीफ एग्जीक्यूटिव है इस कंपनी के। मिस्टर जैद जकरिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। मिस्टर अहमद जकरिया डिस्टिलरीज के सारी मैटर्स, ऑपरेशन मैटर्स देखते हैं। मिस्टर यासीन मुगल कंपनी सेक्रेटरी हैं। मिस्टर हनीफ चामड़िया साहब ये डिस्टिलरीज के सारे ऑपरेशन को लुक आफ्टर कर रहे हैं। जुबैर अब्दुल सत्तार साहब जनरल मैनेजर हैं, फाइनेंस और ऑपरेशन देखते हैं। जुनेद अब्बासी साहब जो है वो आईटी के मैटर्स को देखते हैं और रऊफ साहब जो है वो सेक्रेटरियल वर्क देख रहे हैं। एंड माई सेल्फ मोहम्मद इमरान गोगन, चीफ इंटरनल ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज आ रही है? पहले कंटेंट है, ग्रुप प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल, डायरेक्टर प्रोफाइल, बिजनेस सेगमेंट्स, कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, की इंडिकेटर्स, वैल्यू एडिशन, शेयर होल्डर वैल्यू, फ्यूचर आउटलुक एंड क्वेश्चन आंसर सेशन। जब कंप्लीट हो जाएगी हमारी ब्रीफिंग तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मैं दरख्वास्त करूंगा कि तमाम पार्टिसिपेंट से एक वक्त में सर लास्ट टाइम है ना 40 मिनट्स की आपकी मीटिंग खत्म हो गई थी, आपको मालूम है, आर्बिट्रेरली, बिकॉज आपका जूम शायद पेड नहीं था। तो आई होप कि इस बार आप लोगों ने उसको इम्प्रूव कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर। और मैं चाहूंगा कि हर पार्टिसिपेंट एक वक्त में एक क्वेश्चन करे ताकि बाकी लोगों को भी मौका दिया जा सके। ये ग्रुप का प्रोफाइल है। ग्रुप फर्स्ट पार्टीशन से पहले भी ग्रुप जो है फर्स्ट पार्टीशन से पहले भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को में एंगेज था, इस्टेब्लिश। और इसके अलावा 1897 में शुगर मैन्युफैक्चरिंग का स्मॉल स्केल यूनिट जो उस वक्त मौजूद था। इंडिया, श्रीलंका और बर्मा में भी हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज मौजूद थी। और उसके बाद फर्स्ट पार्टीशन के बाद ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ नूरी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड जो मदर कंपनी है। इस मदर कंपनी ने जनरल मर्चेंट्स और ट्रेडिंग और ग्रीन में ट्रेडिंग का काम शुरू किया। 1960 में ये वक्त शुरू हुआ। बेसिकली 1969 में ग्रुप की पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वजूद हुआ और 1971 में वो बेसिकली रजिस्टर्ड हुई स्टॉक एक्सचेंज में। 1979 में शामुरा शुगर मिल्स लिमिटेड का वजूद हुआ। 1981 में रजिस्टर्ड हुई स्टॉक एक्सचेंज में। 1984 में ग्रुप जो है उसने इस्टेब्लिश किया रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को। 1987 में ग्रुप जो है अलनूर मीडियम डेंसी फाइबर बोर्ड जो कि अलनूर का सेगमेंट है उसका वजूद मुकम्मल हुआ। इसके बाद 1991 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ग्रुप ने अलनूर मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी को इस्टेब्लिश किया। उसके तवस्सुस से फर्स्ट अलनूर मुदारबा का वजूद मुकम्मल हुआ। 1996 में राइस एक्सपोर्ट का हमने काम शुरू किया जो फर्स्ट अलनूर मुदारबा की प्लेटफॉर्म से हुआ। 2004 में हमने एथेनॉल यूनिट को इस्टेब्लिश किया और इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो 2005 में अप्रैल 2005 में आई। 2018 में हमने एथेनॉल का यूनिट का एक्सटेंड किया जो 100 टन्स इनिशियली था, जो फिर 2018 से 200 टन इन सेकेंड लाइन वजूद में आई। इसके बाद जो सिचुएशन रही कि गुज़श्ता साल यानी इस साल जो हम जिस कॉर्पोरेट ब्रीफिंग को देख रहे हैं उसमें जो एसेट की फुटिंग है वो 22 बिलियन है। जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.369 बिलियन का है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा ये डायरेक्टर्स का प्रोफाइल है। नूर मोहम्मद जकरिया साहब पिछले 47 साल से मुख्तलिफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस रखते हैं। हमारे ग्रुप के अंदर ये हमारी इस कंपनी के अंदर ये चेयरमैन है। जिया जकरिया साहब जैसा कि मैंने इनका तारुफ कराया पहले भी, ये इस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। 28 साल का इनका वर्किंग एक्सपीरियंस है। अब्दुल अजीज अयूब साहब जो इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। सनोबर बीबी, सनोबर हामिद जकरिया, इनका भी एक्सपीरियंस है, MBBS की डिग्री होल्ड करती हैं और ये इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर मौजूद है। असद अहमद मोइनुद्दीन, ये बेसिकली बैचलर है इंजीनियरिंग के साइड पे और 2011 में से केमिकल डिग्री होल्ड की हुई है
और हमारे ग्रुप की कंपनी अलनूर एमडीएफ बोर्ड डिवीजन में भी इनका काफी एक्सपीरियंस रहा है। अब इस कंपनी के बोर्ड पे एज अ डायरेक्टर है। रूमी मोइज साहब इंडिपेंडेंट के तवस्सुस से हैं और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तवस्सुस से हैं मौजूद है। शेख आसिम रफीक साहब जो एनआईटी के नॉमिनी हैं और क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो भी इस कंपनी के बोर्ड पे एनआईटी के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते डायरेक्टर मौजूद हैं। कंपनी के दो सेगमेंट शुगर और एथेनॉल। शुगर की कैपेसिटी जब इनिशियली शुगर स्टार्ट लिया था हमने 1979 में, उस वक्त 2000 टन पर डे थी, जो आज होते हुए 11,000 पर डे पे है माशाल्लाह। इसके अलावा जो है एथेनॉल जो है इनिशियली हमने जब शुरू किया था उस वक्त 1,25,000 लीटर था, जो अब सेकंड लाइन इसकी मौजूद है तो ये 2,50,000 लीटर यानी 200 मैट्रिक टन पर डे की प्रोडक्शन इसकी कैपेसिटी है। ये आपका प्रोडक्शन डेटा है। ये प्रोडक्शन डेटा जो है वो 2024 का आप देख सकते हैं 6,54,604 मैट्रिक टन कैन क्रश हुआ, जो पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा है। और ये लास्ट ईयर जो हमारा जिसकी हम इस वक्त ब्रीफिंग देख रहे हैं, ये अल्टीमेट रहा बाय ऑपरेशन, क्योंकि इसकी क्रैशिंग के फिगर्स, इसके प्रोडक्शन के फिगर्स पिछले 5 साल को बीट करते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी भी डेफिनेटली लास्ट ईयर से ज्यादा ही है और पिछले 5 सालों में एक रीजनेबल रिकवरी है, ऑल्दो इट इज लेसर देन लास्ट टू लास्ट ईयर, बट इट इज बेटर एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। एथेनॉल डिवीजन का अगर हम देखें डेटा 59,967 टन प्रोड्यूस किया है हमने एथेनॉल, जो लास्ट ईयर से कम है। अगरचे ये साल जो है वो बाय ऑपरेशन देखा जाए तो अल्टीमेट रहा, बट अनफॉर्चुनेटली कंट्री में जो कि एडिशनल प्रोडक्शन थी, इसकी वजह से सेल प्राइस ओवर द ईयर प्रेशर में रही और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि केन प्राइसेस की इंक्रीज की वजह से और एथेनॉल में मोलेसिस की इंक्रीज की वजह से सीओजीएस भी आपकी हायर साइड पे रही। ये क्रैशिंग का ग्राफिक मोड है जो बाकायदा रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा क्रैशिंग 6,50,000 2024 में नजर आ रही है आपके सामने। प्रोडक्शन का भी यही सिचुएशन है, 71,905 जो पिछले 5 साल में ज्यादा है। रिकवरी का अगर ट्रेंड देखें तो लास्ट ईयर से बेहतर है, लास्ट ईयर से कम है। अगर आप एथेनॉल का प्रोडक्शन का डेटा देखें तो लास्ट ईयर से 10,000 टन अप्रोक्सीमेटली कम प्रोडक्शन है। सबसे बड़ी वजह उसकी एक तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मोलासिस जो इसका है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज हुई लास्ट टू लास्ट ईयर के मुकाबले में, प्लस जो है अवेलेबिलिटी का भी इशू रहा। इसके बाद ये आपका पीएनएल है, इसकी हॉरिजॉन्टल शेप आप देख सकते हैं। आपका रेवेन्यू जो है लास्ट 2024 में 25 बिलियन था, जो लास्ट ईयर 22 बिलियन था। ऑल्दो ये इंक्रीज हुआ है तकरीबन 13% से, बट उसके बरक्स जो है सीओजीएस आपका 23 बिलियन जो लास्ट ईयर 17 बिलियन था, ये भी इंक्रीज हुआ है उसी रिलेशन से। बट क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है केन प्राइस का। केन प्राइस जो थी इस साल वो 515 थी अप्रोक्सीमेटली पर 40 kg, जो लास्ट ईयर थी 350। तो केन प्राइस दूसरे एंड पे आपका मोलासिस का प्राइस भी बढ़ा है, तो इस साल 35,500 अप्रोक्सीमेटली था, जो लास्ट ईयर था 30,250। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट रिड्यूस हुई है, चूंकि एथेनॉल की सेल रिड्यूस हुई है तो लिहाजा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी रिड्यूस हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ने के दो वजूहत हैं, एक मिनिमम वेज बढ़ा है, दूसरा नॉर्मल कोर्स ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ा है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं बिकॉज कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से डब्ल्यूपीपी और डब्ल्यूएफ का जो फिगर है वो रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से आपका अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी रिड्यूस हुआ। अदर ऑपरेटिंग इनकम लास्ट ईयर के मुकाबले में रिड्यूस हुई है, लेकिन ये कि 551 मिलियन जो लास्ट ईयर 665 थी। जो फाइनेंशियल कॉस्ट है वो बढ़ी है 1.650 बिलियन, जो लास्ट ईयर 1.012 बिलियन थी। ओवर द ईयर आपकी जो डेट फाइनेंसिंग थी वो नॉर्मल जो कैश फाइनेंस की सिचुएशन पोजीशन में अप्रोक्सीमेटली 22% के बिटवीन रही है। वही ईआरएफ जो है 17 to 19% के बिटवीन रहा है। तो ओवर द ईयर जो है वो आपकी जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं ये इस वजह से बढ़े हैं कि आपकी मॉनेटरी प्राइसेस टाइम टू टाइम इंक्रीज होती है।
जो आपके टैक्सेस के फिगर्स हैं वो रिड्यूस हुए हैं बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी रिड्यूस हुई है, इसकी वजह से सुपर टैक्स का प्रोपोर्शनेट कम हुआ है। इसके अलावा इस साल जो एक डिफरेंट चीज हुई है वो ये हुई है कि जितने भी रिजीम्स थे टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्रेक कर दिए हैं। अब सिंपल नॉर्मल रिजीम है, चाहे वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी हो या नॉर्मल लोकल सेल वाली कंपनी, दोनों सूरतों में रिजीम नॉर्मल टैक्स रिजीम ही एप्लीकेबल होगा। नेट प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर 3.8 बिलियन थी जो इस साल जस्ट 52 मिलियन रह गई। ये इसका वर्टिकल है। इस साल जो है वो 91% प्रोपोर्शनेट है आपका रेवेन्यू का, जो लास्ट ईयर 75% था। मैंने अपने पिछली स्लाइड में जिस तरह बताया था कि केन प्राइस इंक्रीज हुई है, 50% इंक्रीज हुई है केन प्राइस, 350 से 515 हुई है। इसके अलावा मोलेसिस की प्राइस में 15 to 18% इंक्रीज हुए। जीपी भी उसी पैरिटी से डाउन हुआ है। जीपी इस साल 8.48% है आपके रेवेन्यू का, जो लास्ट ईयर 25% था। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 0.59, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 1.77, अदर ऑपरेटिंग इनकम 2%, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट 0, फाइनेंशियल चार्जेस 6.41। अगर आपका जीपी 8.48 था तो उसमें सबसे बड़ा प्रोपोर्शनेट जो है आपका सक हुआ है वो है फाइनेंशियल चार्जेस। इसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.65 और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 52 मिलियन। ये बैलेंस शीट का शेप है, हॉरिजॉन्टल शेप में आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की फुटिंग, जैसे कि मैंने अपनी इनिशियल गुफ्तगू में आपको बताया, 21.835 बिलियन जो लास्ट ईयर 22.598 बिलियन थी, रिड्यूस हुआ है क्योंकि लास्ट ईयर के मुकाबले में प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन भी रिड्यूस हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो बेसिकली ये, तो इक्विटी साइड पे अगर आप देखें तो इसमें चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो लास्ट ईयर से ही रिड्यूस हुई है। और इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो डेफर्ड टैक्स इंक्रीज हुआ है। जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में रिजीम्स चेंज हुई हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस को जो एक एज था एफटीआर का वो खत्म हो गया है इस साल बजट में, तो लिहाजा आपका डेफर्ड टैक्स भी इंक्रीज हुआ है इसी प्रोपोर्शनेट से। ये आपका वर्टिकल एसेट है। वर्टिकल एसेट 21.835 बिलियन की जो टोटल फुटिंग है, इसमें 10 बिलियन का जो प्रोपोर्शनेट है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स का है, बाकी 11 बिलियन का जो प्रोपोर्शनेट है वो शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स का है। ये इसका वर्टिकल इक्विटी है। वर्टिकल इक्विटी में भी अगर आप देखें तो जो सिचुएशन है वो यही है कि 21.835 बिलियन में जो आपका प्रोपोर्शनेट है 11.72 बिलियन, ये लॉन्ग टर्म है एसेट का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का है, जिसमें इक्विटी भी शामिल है। और जो नॉन करंट लाइबिलिटीज है वो 7.138 बिलियन है। ये आपको ग्राफिकल मोड में नजर आ रहा है। जीपी का मार्जिन लास्ट ईयर 24.64% था जो इस साल 8.48% हो गया। EBITDA अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, ये भी लास्ट ईयर 25.27% था, इस साल 10.24% है। जीपी के डाउन होने की वजह से ये भी रिड्यूस हुआ है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी, जाहिर सी बात है अगर आपकी फुटिंग लास्ट ईयर के मुकाबले में बहुत ज्यादा डाउन हुई है, लास्ट ईयर इट वाज 27% था और जस्ट 0.45% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 35% था लास्ट ईयर, इस साल 14.10% है। आपके करंट रेशियो भी डिक्रीज हुए हैं लेकिन बहुत माइनरली हुए हैं। 1.58 था लास्ट ईयर, इस पर तो 1.55 है। और इसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो मेंटेन हुआ है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह कि लास्ट ईयर जो है हमने रिवोल्यूशन करवाई थी, रिवोल्यूशन की वजह से उस रिवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो आपको टैक्स में मिलता है डेफर्ड टैक्स में, उस इम्पैक्ट की वजह से इक्विटी आपकी इंक्रीज हुई। अदरवाइज इक्विटी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से इतनी नहीं इंक्रीज हुई। ये आपका डेट इक्विटी रेशियो का ग्राफिकल मोड है जो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 11.720 आपका इक्विटी है और डेट है 339 दिस ईयर। लास्ट ईयर इट वाज 13.819 और 575, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन आपका रिड्यूस हुआ है, इसकी वजह से आपका इक्विटी जो है वो इम्प्रूव हुआ है। ये आपका फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 2.11 था लास्ट ईयर, इस साल दिस ईयर 2.39 है।
जो एसेट टर्नओवर रेशियो है, लास्ट ईयर इट वाज 1.01 था, इस साल 1.18 है। ये आपका वेल्थ स्टेटमेंट है। वेल्थ 28 बिलियन के रेवेन्यू के सामने जो एक्सपेंसेस थे वो 23 बिलियन के थे। 4.760 आपने वेल्थ जनरेट की, जिसमें 2 बिलियन के अराउंडिंग जो है वो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी का जो ड्यूटीज वगैरह में गया है। यानी इसका मतलब है कि आपका 40%, मोर देन 40% जो है वो इसी जगह हुआ है ना यूटिलाइज। इसके अलावा सैलरीज वगैरह में 423.74%, 1650 आपका फाइनेंशियल चार्जेस, डेप्रिसिएशन 560, रिटेन अर्निंग जो है यानी इक्विटी आपकी इंक्रीज हुई है ड्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी 52% जस्ट, जो लास्ट ईयर के मुकाबले में। लास्ट ईयर ये जो रिटर्न अर्निंग में आपका प्रॉफिट आया था 2.77 बिलियन और डेप्रिसिएशन 359 था। शेयर होल्डर को डिविडेंड साल कुछ नहीं दिया गया क्योंकि फुटिंग आपकी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, और लास्ट ईयर ये 1 बिलियन के अराउंडिंग था। ये आपका ग्राफिकल मोड है, जिसमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि 43% सेल टैक्स और इनकम टैक्स की मद में चला गया इस साल। चूंकि सेल टैक्स तो 18% रहा, बट जो शुगर सेल है उस पर 236G जो है वो इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर 0.2% था, जो इस साल 2% हो गया है। यानी इसका मतलब ये है कि 22,000 रुपीज पर मैट्रिक टन आपकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है ड्यू टू दिस चेंज इन द बजट 2025। बाकी फाइनेंशियल कॉस्ट 35% है। अगर दोनों को ही सम अप किया जाए तो मोर और लेस 80% का अराउंडिंग बनता है। लास्ट ईयर का डेटा, लास्ट ईयर जो टैक्सेशन की मद में 19% था और फाइनेंशियल चार्जेस की मद में 14% था। यानी साल जो ये 80% बनता है, 80% बनता है, वो गुज़श्ता साल जस्ट 33% था। तो बहुत ज्यादा आपकी जो वेल्थ है वो मूव हुई है टैक्स की मद में और फाइनेंशियल चार्जेस की मद में। इसके अलावा ये आपकी शेयर होल्डिंग से रिलेटेड है। अर्निंग पर शेयर इस साल 2.48, लास्ट ईयर 181.24। जो ब्रेकअप वैल्यू है इस साल 363.76, जो लास्ट ईयर 371.81 थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इस साल 7264.82 है, जो आपकी शेयर की प्राइस इस साल बहुत इंक्रीज हुई है। लास्ट ईयर 4.213 था, 4213 था। मार्केट वैल्यू ऑन शेयर एज ऑन 30 सितंबर 344, जो लास्ट ईयर 199.5 था। प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 138.71 है, जो लास्ट ईयर 1.1 था। इसकी वजह जो है वो प्राइस, शेयर प्राइस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है, जिसकी वजह से प्राइस कैश डिविडेंड 0, लास्ट ईयर वाज 500%। हाईएस्ट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर इस साल 625 थी, लास्ट ईयर 200 थी। लोवेस्ट प्राइस इस साल 188.19, जो लास्ट ईयर 199.5 थी। फ्यूचर आउटलुक के भी अगर हम पिक्चर को देखेंगे इस वक्त, तो वो इस साल जो है 5,900 मिलियन जो आपकी टर्नओवर है, जो लास्ट ईयर 6,993 मिलियन था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इस साल भी बढ़ी है, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट क्वार्टर ही हुआ है और फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा पिक्चर ड्रॉ नहीं हो सकती किसी भी शुगर इंडस्ट्री की, क्योंकि उस वक्त इनिशियली जो है नवंबर या मिड ऑफ दिसंबर में क्रशिंग स्टार्ट हुई होती है, लेकिन इस साल 15 नवंबर से शुरू हुई है क्रशिंग। ग्रॉस प्रॉफिट 430, लास्ट ईयर इट वाज 1.346 बिलियन था। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट 53 मिलियन है, लास्ट ईयर 35 मिलियन है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इस साल 117 मिलियन, लास्ट ईयर 122 मिलियन। Other operating expenses 16.09 billion, last year it was 91.36. Operating expenses reduce हुए, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है तो WPP और WLF का फिगर भी डाउन हुआ है। Other operating income this year 148.76 million, last year it was 310.47. Financial charges 190.42, जो last year 227.93. Profit before levies and income tax 202.69, लास्ट ईयर वाज 1.180 बिलियन। इसके अलावा जो टैक्सेस का प्रोपोर्शन है 59.99 मिलियन, जो लास्ट ईयर 213.63। नेट प्रॉफिट 142.70, जो लास्ट ईयर 966.55 मिलियन। जैसे कि मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस साल भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा साल नहीं है। आपकी जो यील्ड है, पर एकड़ यील्ड फील्ड में, वो भी रिड्यूस हुई है अप्रोक्सीमेटली 20 to 25%। इसके अलावा जो सैक्रोज है वो भी 1 डिग्री डाउन है, और इसके
अलावा केन के प्राइसेस भी इस साल लास्ट ईयर से इंक्रीज है, तो बहुत अच्छा साल एक्सपेक्ट नहीं करते। बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह आगे बेहतर होगा। ये क्रशिंग का डेटा है। लास्ट ईयर इस साल 68,677 मैट्रिक टन हमने क्रैश किया, जो लास्ट ईयर 174,715। क्रैशिंग ही इस बात की शहादत देती है कि ये साल क्योंकि शुरू में ईल्ड ना होने की वजह से हार्वेस्टिंग स्लो थी, तो क्रैशिंग भी कम हुई है। शुगर प्रोड्यूस हुई है 5,440 टन, लास्ट ईयर 15,815 मैट्रिक टन। जो आपकी रिकवरी है, जैसे कि मैं अपनी गुफ्तगू में कहा कि इस साल सक्रोज रेट भी रिड्यूस हुआ है, तो 10.06 इस साल, लास्ट ईयर इट वाज 10.41। एथेनॉल की प्रोडक्शन भी दिस ईयर 14,861, जो लास्ट ईयर 12,651। ठीक है जी, ये सारी पिक्चर आपके सामने, फ्यूचर आउटलुक जो मैंने आपको सीधा सीधा बताया दोनों सेगमेंट का। अब आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, तो प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चन करें ताकि सारे लोगों को मौका मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो सर आपने बाकी चीज़ों की डिस्कशन की, शुगर केन वगैरह और चैलेंजेस की बात की आपने। शुगर प्राइसेस पे आपका व्यू और आउटलुक चाहिए था, कंसिडरिंग आपकी हम देख रहे हैं प्रोडक्शन कम है। लास्ट ईयर की इन्वेंट्री भी हमारे पास इतनी नहीं है क्योंकि एक्सपोर्ट्स कर लिया हमने 7.5 लाख टन, और इस दफ़ा प्रोडक्शन भी कम है। तो आपको प्राइसेस पे क्या व्यू लगता है, और कंसिडरिंग जो इस दफ़ा की प्रोडक्शन आ रही है और लास्ट ईयर की इन्वेंट्री थी, क्या वो सफिशिएंट होगी कि इस साल की हम डिमांड मीट कर सकें? देखिए, इस साल जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर से जो इस वक्त तक जो फिगर आए ना, उससे हम जो फोरकास्ट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन टन लास्ट ईयर से कम है। और जहां तक प्राइसेस का सवाल है, तो इस साल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ शुगर भी इंक्रीज हुई है, और प्राइसेस जो है वो बेसिकली अभी तक तो कंट्रोल है। बस आगे चल के जो सिचुएशन है वो कोशिश की जाएगी कि वो कम से कम एटलीस्ट कॉस्ट तो आपकी सेट कर सके ना, बिकॉज इस साल कॉस्ट भी इंक्रीज है और प्राइसेस भी नहीं होंगे। और जैसे गुज़श्ता साल पूरा साल आपकी प्राइसेस प्रेशर में रही, डिप्रेस्ड प्राइसेस रही, और गवर्नमेंट की जो डिसीजन था एक्सपोर्ट का वो लेट हुआ, जिसकी वजह से सारा साल जो प्राइसेस है वो प्रेशर में रही, और कॉस्ट भी सेट नहीं कर सकी। तो सिचुएशन लास्ट ईयर का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आपके सामने ही है ना। ठीक है जी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपने बताया 1 मिलियन टन पिछले साल से कम होगी, तो एज पर माय जी, नॉलेज लास्ट ईयर की प्रोडक्शन 6.7 6.8 मिलियन टन थी, तो इस दफ़ा आप 5.7 5.8 देख रहे हैं, राइट? तकरीबन हम इस वक्त के जो फिगर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तकरीबन 6 मिलियन मैक्सिमम। 6 मिलियन। और लास्ट ईयर की जो इन्वेंट्री आपके पास थी, आई बिलीव 3 लाख 3.5 लाख की थी। तकरीबन 3 साढ़े 3 लाख आपके फिगर्स सही हैं, बिल्कुल सही है, आप अपडेटेड है माशाल्लाह। ठीक है, तो रफली हमारे पास 6.2 6.3 मिलियन टन्स की। Approximately। और जी जी। डिमांड कितनी देख रहे हैं आप इस साल की? डिमांड 6, वैसे तो नॉर्मली जो है एक लेमैन का वो जो कॉन्सेप्ट है वो तो तकरीबन 3 मिलियन टन है, जो लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल। इसके राइट। अलावा जो अप्रोक्सीमेटली 3.5 टू 4 मिलियन टन है वो बेसिकली वैल्यू एडेड है ना, वैल्यू एडेड है तो। मिक्सी वाला या केक वाला बेकर्स वाला अपनी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो रफली 6.5 टू 7 मिलियन की डिमांड जी, हम देख रहे हैं। मतलब 6.6 और 6.8 के बिटवीन रहती है ठीक है, कंजम्पशन। सही है। तो कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स, आपको लग नहीं रहा कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगी सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द फैक्ट के पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डिमांड? इस साल आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है ना लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस बेहतर होंगी ताकि इंडस्ट्रीज चल पाए ना। हर साल तो इंडस्ट्रीज लॉस नहीं कर सकती है। राइट राइट। अच्छा सर, आपने कहा कॉस्ट आप लोगों की बढ़ गई है। स्टार्ट आई हम्म। बिलीव सीजन आप लोगों का 400 से हुआ था शुगर केन का, और जी, इनिशियली जो आपने इनिशियल सीजन में परचेजिंग की थी शुगर केन की, वो आई बिलीव 400 पे की होगी, जो मिल से बात हुई है। तो अब ऐसे गोइंग ही। फॉरवर्ड आपकी ये जो परचेजिंग है वो किस लेवल तक चली गई, और एवरेज आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्लीज रिपीट कर दें सर। 500 प्लस की एवरेज है अभी भी ना। 500 प्लस की एवरेज है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसको वो तो करें, म्यूट अनम्यूट करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर कुछ मोलेसिस की आप लोगों की परचेज प्राइस पे गाइडेंस दे सकें और क्या रहा है इस सीजन,
और एथेनॉल की अगर प्राइस बता सकें करंट। देखिए मोलेसिस की जो परचेज प्राइस है वो बेसिकली 26,000 से 32,000 के बिटवीन रही है अब तक ना। और जो एथेनॉल की प्राइसेस है वो 650 टू 730 के बिटवीन है इस वक्त। सर ये बहुत बड़ी रेंज है, अगर कुछ एवरेजेस को नैरो डाउन कर सके ना इसमें तो बहुत मैंने आसानी रेंज हो इसलिए जाएगी हमें। बताई, उसकी एक वजह है ना कि बल्क की प्राइसेस डिफरेंट है, आईएसओ कंटेंट के प्राइसेस डिफरेंट है, रिटेल के प्राइसेस डिफरेंट है, इस वजह से मैंने आपको रेंज में इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक सर, थैंक यू सो मच। वेरी वेलकम। मुकीत नीम साहब का म्यूट हो गया, वो मुकीत को तो हो गया। Anybody else who has a question can raise their hand. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Aslam. सर सबसे पहले तो मुझे ये पूछना था आपसे कि ये वाला साल जो है यहाँ अभी सिंध के जो मिलर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि राइट टूवर्ड्स द टेल एंड ये तकरीबन 600 रुपए के करीब प्राइस चली गई है शुगर केन की। तो Yeah. मुझे ये समझना है कि ये आपस में ठीक है फाइटिंग हो रही है जो भी है, लेकिन शुगर की इस प्राइस के ऊपर तो सब बहुत लंबे नुकसान करेंगे। तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ एक्चुअली टेकिंग दिस एट दिस प्राइस? यहाँ पे मिल किस तरह से फायदा कर सकती है? आप लोग अपना सीजन जल्द क्यों नहीं बंद कर देते? हाँ बिल्कुल। देखिए एक होती है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कॉन्सेप्ट ना। अगर मैं अपनी कैपेसिटी जो है वो से फॉर एग्जांपल अगर 50% यूटिलाइज ना करूं तो फिर उस वक्त मेरा जो ओवरहेड है वो मैं सेट नहीं कर सकूंगा। मेरी पर मैट्रिक टन जो ओवरहेड की कॉस्ट होगी वो नेचुरली ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कि मैं जो है वो इकोनॉमिकली ज्यादा शुगर प्रोड्यूस करके उसको रिड्यूस कर दूं और उसके अगेंस्ट में बाय प्रोडक्ट लेके उसकी इनकम से अपने ओवरहेड को रिड्यूस करूं। लॉजिक ये होती है इसके पीछे ना। अब यहां तक सवाल है प्राइसेस का शुगर केन की, तो शुगर केन की प्राइसेस जो है बेसिकली वेरी करती है एरिया टू एरिया। जो एरियाज डिफिसिट एरिया है उनको फार एरिया से यानी दूर के एरिया से गन्ना लेके अपनी कैपेसिटी को पूरा करना होता है मिनिमम साइड पे। जैसे मिसाल के तौर पे अब शाह मुराद है, शाह मुराद के एरिया में हमें दूर तक जाना पड़ता है गन्ना लेने के वास्ते, जिसकी वजह से एक कॉस्ट इनकर होती है। अब उसके तवज्जुह से आप देखें लास्ट ईयर हमने 71,000 प्रोड्यूस किया था, जो इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बामुश्किल मोर देन 45 टू 50,000 के बिटवीन रहे ना। तो अगर इस सिचुएशन में मार्केट प्लेयर जो है ना वो शुगर केन का प्राइसेस पे हर्ट होते हैं। बाकी ये कि एक प्राइस इनिशियली शुरू हुआ था 400 से, वो आज जो है पहुंचा हुआ है 550 प्लस। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं और एवरेज इसका 500 प्लस ही आएगा। ठीक है। अच्छा सर, ये एथेनॉल की अभी प्राइसेस क्या चल रही हैं और किस प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट हो रहा है, और आगे उसकी डिमांड आप लोग को कैसे लगी? देखिए एथेनॉल की प्राइसेस जो है वो 680 से 730 के बिटवीन होती है, जैसे मैंने अपने गुज़श्ता क्वेश्चन के रिप्लाई में कहा, और वो बेस करती हैं ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं जो बल्क में होती हैं, कुछ आईएसओ कंटेंट में होती है, कुछ रिटेल में होती हैं। तो इसकी प्राइसेस जो बेसिकली इसी रेंज में रहती है। जी सर, उसके अंदर मेरा एक और इसी के ऊपर सवाल था कि एथेनॉल जो आपने जो प्राइसेस बोली हैं, ये प्राइमरीली इसके अंदर क्या कहते हैं, मेजर आपको कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? अभी यूरोप के अंदर ही कर रहे हैं या तो फिर कोई और कंट्री के अंदर भी एथेनॉल एक्सपोर्ट हो रहा है? ज्यादातर अफ्रीकन कंट्री में जा रहा है हमारा, यूएई में जा रहा है। किस कंट्री में जा रहे हैं? सॉरी, आई डेंट अफ्रीकन कैच दैट। कंट्री में जा रहा है और यूएई में जा रहा है। और अगर आप हमारी बैलेंस शीट का पेज देखें तो उसमें वो चीज बाकायदा मौजूद है कंट्री वाइज। मैं आपको रेफरेंस कर देता हूँ, पेज नंबर 63 में मौजूद है, जिसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन मौजूद है, जहाँ कंट्री वाइज मौजूद है कि किस कंट्री में हमने कितनी सेल की। मेजर कर नोट नंबर। और सर अभी आपको कोई भी बेनिफिट एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है, राइट, इन टर्म्स ऑफ लोअर फाइनेंसिंग और समथिंग नहीं, ऑन वो दैट फ्रंट? देखे ना फाइनेंशियल चार्जेस लास्ट ईयर से 50% हो गए ना। लास्ट ईयर लाइक अगर 20 to 20% में डेट फाइनेंसिंग हो नहीं रही नहीं, वो थी। तो सही है, मैं आपको बोल रहा हूँ बेनिफिट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जो एक्सपोर्ट का जो बेनिफिट था अभी आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, इज दैट करेक्ट? कुछ भी नहीं है। 3%। तो 2 to 3% का बेनिफिट मिल रहा है, बाकी जो टैक्स में एज था वो भी खत्म हो गया। ओके ओके। और सर अभी कुछ कंपनीज ने मैंने देखा है कि वो अभी एथेनॉल प्लांट्स भी, अगर आपको याद है कि ये जेडीडब्ल्यू का आएगा, उसके बाद जो आपका एक कंपेरेटर था यूनिकॉल, उसने अपनी मिल खरीदी है पंजाब में, ठीक है? तो आपके लिए मोलासेस अवेलेबिलिटी रिलेटिवली कैन दैट बी अ चैलेंज?
and how will you? Of course, आइंदा एक साल मिनट, एक मिनट सर, here my question. Here, can you please hear my question? So, and what are you doing to try to minimize the risk? ठीक है, हमारी कोशिश यही होगी कि मिनिमम कॉस्ट में जो है मोलेसिस परचेज किया जाए, लेकिन हम मार्केट से भी नहीं हट सकते उस सिलसिले में। और जहां तक सवाल आपने दो मुख्तलिफ मिल्क का मोलेसिस भी मार्केट में नहीं रहेगा, जो इस साल भी नहीं है बेसिकली, तो ये चैलेंज तो रहेगा। And how are you trying to mitigate it? आप लोग क्या कर रहे हैं इसको मिटिगेट करने के लिए? देखिए, इसमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। ये जो आपका सवाल है ना, ये बहुत अच्छा है। दिस इज ए वरी विद एवरी डिस्टिलरी एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ द सर, इफ यू डोंट माइंड सर, आप थोड़ा सा ये ऊपर जो बोल सकते हैं, distilleries बिकॉज आप आगे- बहुत थोड़ा सा दूर पीछे से बात करें ना, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। जी जी जी, थैंक यू आपके सवाल ये जो है ना, जो is trying various options to see which is the best suitable for us. So there are 2-3 options that we are looking at very seriously. One, that we can use some sort of, second raw material. Ab second raw material can be in the form of corn, it can be in the form of cassava, it can be in the form of sugar beet. There are many options in the world. As you know, the US is using all corn, and Brazil is also using sugarcane molasses plus sugarcane juice plus corn. तो इंडिया में भी ये हो रहा है थोड़ी जगहों पे ना। तो we are also looking at various options, inshallah. But end of the day, sugarcane molasses is the most accepted quality in the world. तो आपकी जो कंपनी है, इसका नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह ये और जो सिंध के अंदर भी जो फैक्ट्रीज हैं, इनके भी सबके मोलासिस की प्रोडक्शंस जो आ रही हैं एथेनॉल पे, दैट इज वर्ल्ड रिनाउंड. सो वी डोंट वांट टू सैक्रिफाइस आवर मार्केट शेयर इन द वर्ल्ड by using some other raw material unless we are totally sure about it. So we are taking it very carefully कि ये अगर हम second raw material पर सोचते भी हैं, जाते भी हैं, तो it should not spoil our reputation regarding quality. That's number one. Second is that our जो molasses जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो हमारे जो रखने के जो conditions हैं, माशाल्लाह we have one of the best conditions in शामुराद. उसमें टैंक्स वगैरह हैं और उसमें जो है ना स्टोरेज कंडीशंस पर एरेशंस वगैरह, सर्कुलेशंस वगैरह, वो सब हम मॉनिटर करते हैं. तो उसके अलावा भी वी आर लुकिंग एट वेरियस ऑप्शंस के हाउ टू सेफगार्ड दैट मोलासिस टू कीप इट इन द बेस्ट फॉर्म टू गेट यू द बेस्ट रिकवरी even after a storage of 6 months. तो इंशाल्लाह ताला we are trying our best कि जो भी हमारे circumstances हैं, उसके देखते हुए we are trying to see how best we can control the situation the best we can. Thank you. सर, आपका नाम क्या है? Apologies, I didn't catch your name. मिस्टर जिया जकरिया, Okay, Zia साहब. हमारे Okay, चीफ एग्जीक्यूटिव है। जी जी, फैंटास्टिक, थैंक यू जिया साहब फॉर दैट. ये आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट बोला, कसावा, व्हाट इज दैट? Cassava is another, ये जो आपकी जो है ना, it's another name for tapioca. अगर आपने tapioca का नाम सुना होगा, ये जो बबल टी आप पीते होंगे या बबल कॉफी या things like that, तो ये cassava is basically a root tree that grows, और वो root के अंदर जो है ना बहुत starch होती है, which they take and they convert it after chipping into sugars, and then they use it in fermentation. So is that grown in Pakistan on a big level? That is not, that is grown to a certain extent, but mostly this is a product of Thailand and of the Far East. लेकिन ये है कि यहाँ पर भी जो है ना, it has come through Brazil. The biggest producer of this for their staple crop has been Nigeria. Okay, so how do you plan to, like, then you will have to import this product or what? Gee, we'll get this product on experimental farms that we have, and we will try to plant it and see. And then if we feel that this has a potential of growing in those areas where there is less water, there is salt in the ground, it takes less maintenance, तो वो एक चीज हो जाएगी आपके लिए as a second option
तो वो जब आपके पास मोलासेस होगा तो आप मोलासेस यूज करेंगे, एंड दिस प्रोडक्ट्स दैट वी आर ट्राइंग टू डेवलप विल ओनली बी यूज्ड एज ए सेकंड ऑप्शन, नॉट एज ए फुल ऑप्शन, Got it. Got it. है ना? Just like you did in Al-Noor effectively, right? Where you tried to like स्टैंड बाय करके introduce जी हाँ new जी, brand. दैट्स ठीक है. राइट। Fantastic. Thank you, sir. Sir, a follow-up question on using other sources. So would there be any capex required if you decide to use sugarcane juice or corn or any other source? दूसरा सवाल सर ये है कि ये केन जूस यूज करने में कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि आप नहीं यूज कर सकते? तो सर एक ये सवाल है, और दूसरा ये है कि सर सीजन आपको सिंध में कब एंड होते हुए लगता है, एंड क्या शामुराद ने कोई सीजन एंड का नोटिस अभी तक दिया है? देखिए सीजन एंड तो अभी मोर और लेस टेल पे ही है सीजन, ठीक है। आपके आखिरी सवाल का जवाब मैंने पहले दे दिया। और दूसरा आपने कहा कैपेक्स, तो कैपेक्स का जहां तक सवाल है कि अभी तक तो ऐसी कोई चीज ज़ेरे गौर नहीं है। और जहां तक आपने कहा जूस का लीगल और इलीगल, बेसिकली इसके लिए जो है ना सेल टैक्स से परमिशन लेनी पड़ती है, बिकॉज आप सेल टैक्स को डिक्लेयर करते हैं अपनी क्रशिंग प्रोडक्शन, और इसके अलावा जो और इदारे हैं जो इस वक्त लुक आफ्टर कर रहे हैं शुगर इंडस्ट्री को, तो लिहाजा उससे इस सिलसिले में से इन तमाम इदारों से परमिशन लेनी पड़ती है। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन विद एनी पार्टिसिपेंट प्लीज? यस सर। सर एक तो मुझे ये बताएं कि करंटली शुगर की प्राइस क्या चल रही है जैसे आप लोग बेच रहे हैं, और दूसरा कंसिडरिंग आपकी जो एवरेज है वो 500 से ऊपर की है शुगर केन की, ठीक है, और जो करंट प्राइसेस चल रही है तो उस पे आप लोग क्या प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे? प्रॉफिट करेंगे देखिए तो अभी कितना तो प्रॉफिट वाइबल करेंगे? नहीं है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, ठीक है ना। शुगर मिलें चल रही हैं हमारे, जैसे आपकी ये कंपनी शामुराद शुगर मिल भी क्रशिंग कर रही है, तो बाकी मिलें भी कर रही हैं। जहां तक सवाल है वाइबिलिटी का, तो राइट नाउ द शुगर प्राइस इज 148 to 150 बिटवीन राइट नाउ, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ सीजन हम समझ रहे हैं 160 के अराउंडिंग आएगी। तो अब वो जो सब्सिक्वेंट मंथ्स हैं उसमें बेसिकली इसकी जो सेल है उसका अंदाजा हो जाएगा, बिकॉज अब जो है प्रोडक्शन के फिगर भी मोर और लेस फाइनलाइज हो गए जो लेस देन 6 मिलियन है। तो लिहाजा जो कंट्री की कंजम्पशन है वो 6.8 और 6.9 के बिटवीन है। तो लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि इस प्राइसेस जो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स है या हमारे से जुड़ी हुई बाकी इंडस्ट्री की कॉस्ट है, एटलीस्ट उतनी तो सेल प्राइस रियलाइज हो ताकि इंडस्ट्रीज चलती रहे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, बाकी भी हमने शुगर ब्रीफिंग अटेंड की तो उनका एक एस्टिमेट था कि उनकी एवरेज कॉस्ट होगी कोई 440 450 शुगर केन की। आपने मेंशन किया कि टिल नाउ आपकी कॉस्ट है 500 अबव की, तो ये क्या रीजन है? ट्रांसपोर्ट का रीजन है शुगर या प्राइसेस एनी वेरी अदर करती हैं रीजन? एरिया टू एरिया। शामुरा शुगर मिल्स बेसिकली लोअर सिंध में है, डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में। यहाँ बेसिकली केन की डिफिशिएंट एरिया कहलाता है ना, तो लिहाजा केन आपको चूंकि अपनी कैपेसिटी जो हमारी 11,000 टन है पर डे की, उसको फुलफिल करने के लिए हमें फार एरिया से गन्ना लेना पड़ता है, जिसकी एक टीपीटी कॉस्ट है, जो एडिशनल कॉस्ट है इसको कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो लिहाजा इस वजह से जो उस लोअर सिंध के एरिया में मिले हैं उनकी कॉस्ट मोर और लेस यही है जो हम आपसे कह रहे हैं। मेक सेंस सर, मेक सेंस। और सर वहाँ पे फिर जो शुगर प्राइसेस होती हैं वो हायर होती हैं या वो मैच करती हैं बाकी रीजन? नहीं, बेसिकली शुगर प्राइसेस तो ऐसी चीज है ना, देखें अब वो तो एक मार्केट का एक नंबर है ना। से फॉर एग्जांपल अगर आज 148 है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है डिस्टेंस टू डिस्टेंस। लाइक अगर मैं कराची में भेजता हूँ माल अपना शुगर, और एक डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से आती है, तो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए का या 50 पैसा पर केजी का डिफरेंस आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता। राइट सर, राइट। अच्छा सर, आपने कंपैरिजन किया कि 148 टू 150 शुगर प्राइस है, 160 आप लोगों की कॉस्ट है, तो 148 जब मैं देखता हूँ तो उसमें सेल्स टैक्स आ जाता है 18% का, 2% अदर चार्जेस आ जाता है, तो आपकी एक्चुअल रिटेंशन तो इससे काफ़ी कम होगी 148 से, और आप कह रहे हैं आपकी कॉस्ट 160 है, तो और ये एक्चुअली हमारा बेसिकली आप सही फरमा रहे हैं। देखिए प्रोफेशनल जो साइकिल होता है उसमें तो आप अगर इस तरह देखें तो 160 में 25 रुपीज लेस करें, विच इज आवर कॉस्ट, बट वेन एवर वी कैलकुलेट विद एंड वी कंपेयर विद माई सेल प्राइस, देन माई कॉस्ट इज 160, राइट। ओके तो इसमें सेल टैक्स शामिल है। शामिल है इसमें, 160 में हाँ शामिल जी जी, 160 में है। शामिल बस सही, वही मैं कह रहा था कि कंपैरिजन। 135 है कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स 160। हाँ, गॉट इट सर, गॉट इट, बिकॉज गॉट हम एक एवरेज सेल प्राइस पकड़ लेते हैं, लाइक 150 पकड़ लें तो उस पर हमें
पता है कि यार 23 रुपीज का सेल टैक्स इनकर होगा, 2 रुपीज पर केजी का जो है वो 236G होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 26 रुपीज बनता है। बिल्कुल, तो 126 और हाँ, 135 विच इज इंक्लूडेड इन 160, राइट? राइट। ठीक है सर, थैंक यू। फेयर इनफ, थैंक यू सो मच। नहीं, किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करें। सर मेरा लास्ट सवाल है कि जेडीडब्ल्यू का जो एथेनॉल प्लांट है, व्हेन इज दैट एक्सपेक्टेड टू कम ऑनलाइन, और उसकी वजह से ये जो एक्सपोर्ट साइड के ऊपर अभी वैसी डिमांड जैसे कम है, तो फर्दर कुछ प्रेशर पड़ सकता है प्राइसेस के अंदर आगे अगले सीजन की अगर हम बात ठीक है, करें? हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहती है कि आफ्टर जुलाई और अगस्त के दरमियान कमीशन होगा। और जहां तक सवाल है, यू मीन ये वाला जो कमिंग जुलाई और अगस्त है? हमारी इंफॉर्मेशन तो ये कहती है, पर किसी और की कंपनी के बारे में कोई भी किस्म की इस किस्म की बात मैं करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन जो हमारी मालूमात है उसको मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि जुलाई टू अगस्त के बिटवीन कमीशन होगा। और इसकी वजह ये बहुत बड़ा, ये इसकी कैपेसिटी कितनी होगी सर? इसका इफेक्ट आ चुका है, क्योंकि इसका अपना जो मोलाइसिस है वो इस वक्त सेल नहीं किया इसने ना, तो इसका जो इफेक्ट है कॉस्ट ऑफ मोलाइसिस पे या डिमांड ऑफ मोलाइसिस पे या सप्लाई ऑफ मोलाइसिस पे आ चुका है। ओके, और मोलासिस की अभी जो आपने प्राइस बोली थी, मुझे सही तरह आवाज नहीं आई थी, कैन यू इस प्लीज साल जो स्टेट? मोलाइसिस की प्रोक्योरमेंट प्राइस है 27,000 से 33,000 के बिटवीन है, एक्स मिल। एंड दिस इज पर टन? पर मेट्रिक टन, 27,000 per metric ton to 33,000 per metric ton, and X mill, it is X mill price. ठीक है, थैंक यू सर। Thank you so much for your participation in our corporate briefing session, and Allah Hafiz, and hope कि आपकी कंपनी जो आगे अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करे। Thank you so much.